आ रहा है बेटा साहब? यस सर। तो स्टूडेंट्स हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है? अकाउंटिंग क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। पीछे के डाउट्स जो थे आपने डिस्कस कर लिए और इसमें कुछ डाउट्स आएंगे तो ये आप सॉल्व होंगे। तो सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 निकाल के रखें। अकाउंटिंग क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 15 डॉक्टर महापात्रा वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो डॉक्टर महापात्रा वाला है। मैं एक बार पढ़ लेता हूँ और हमेशा की तरह पहले हम फॉर्मेट बना लेंगे स्टूडेंट्स और उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। काफी लेंथी क्वेश्चन है तो इसके लिए फॉर्मेट पहले बना लेंगे। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, डी महापात्रा ने बिजनेस कमेंस किया, कैश 50,000, चेक 10,000 1 लाख और गुड्स जो है 60,000, मशीन 1 लाख, फर्नीचर 50,000। तो ये तो सब स्टार्टिंग ही हो गई। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे ट्रांजैक्शन का आप बना लीजिए कॉलम और यहाँ पे हमारा कैश, यहाँ पे एसेट आ जाता है एसेट्स और यहाँ पे हमारा आ गया कैश बैंक। जैसे जैसे बुक में दिया हुआ है आपको भेजने जाना है, ठीक है? इसी तरह से इसमें गुड्स दिया है, मशीन दिया है, फर्नीचर दिया है। तो गुड्स का मतलब हो गया स्टॉक, मशीन, फर्नीचर, ठीक है? इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे 1/3 ऑफ द गुड्स, इसने आधा 1/3 गुड्स बेचा कैश में, ठीक है? स्टॉक भी बन गया, कैश भी बन गया है। फिर डेप्रिसिएट किया मशीन, तो मशीन अकाउंट हमने बना लिया है। विथड्रॉ किया है, ड्राइंग्स है। और एक और है गुड्स सोल्ड टू गुप्ता फॉर 10,000 एंड बिल रिसीवेबल फॉर द सेम अमाउंट। तो एक इसने ना सामान बेचा था और उसके बदले बिल रिसीवेबल किया था, मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे बिल रिसीवेबल एसेट होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं बिल्स रिसीवेबल, बीआर, बीआर बोलते हैं इसको, बिल रिसीवेबल। तो ये भी आ जाएगा, ठीक है? तो ये तो हमारे हो गए। और हमने जब सेल किया तो हमारा एक डेटर भी आ गया है, ठीक है? डेटर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेटर भी क्रिएट करेंगे। चलो बीआर हमने कर ही दिया है। अब देखो रिसीव्ड 10,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट बिल रिसीवेबल, ये भी हो गया, ठीक है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लायबिलिटीज में कुछ भी नहीं है, अगर आप देखो यहाँ पे ध्यान से, तो लायबिलिटीज में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ लिख देते हैं इक्वल टू लायबिलिटीज, यहाँ पे कैपिटल आ जाएगा हमारा और यहाँ पे कुछ नहीं है, नील, कुछ नहीं है, ठीक है? तो यहाँ इतना बना लीजिए सभी, तो इतना बना लो सब। अब देखो हाँ, तो स्टूडेंट्स अब एक एक करके पढ़ते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं। देखो सबसे पहले डॉक्टर महापात्रा ने बिजनेस स्टार्ट किया था, कैश 50,000, 1 लाख चेक, 60,000 गुड्स और 1 लाख की फर्नीचर, 1 लाख की मशीन और 50,000 की फर्नीचर। तो जो जो इसने स्टार्ट किया वो हम लिख देते हैं। पहला पॉइंट होगा हमारा फर्स्ट वन, स्टार्टेड बिजनेस, डैश डैश लगा दिया मैंने। अब देखो सबसे पहले इसने 50,000 कैश किया तो 50,000 कैश आ गया। बैंक हमारा कितना है, 1 लाख, चेक से किया है। फिर इसी तरह से स्टॉक कितना है, 60,000, मशीन कितनी है यहाँ पे 1 लाख और फर्नीचर कितना है स्टूडेंट्स यहाँ पे 50,000। अब आप ये देखो, ये जितना भी इसने स्टार्ट किया है ना बिजनेस, सबको ऐड करेंगे तो हमारा कैपिटल निकलेगा। किसी बच्चे ने ऐड कर लिया है, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये 60,000 कितना आ रहा है बेटा
3,60,000। बिल्कुल ठीक है, 3,60,000। अब हम करते हैं सेकेंड वाला स्टेप। सेकेंड पढ़ो इसको। देखो ये क्या है कि 1/3 of the goods sold at a profit of 10% on cost and half the payment is received in cash। कह रहा है कि जितना भी गुड्स था ना उसका 1/3 जो है सामान वो हमने प्रॉफिट पे बेचा of 10%। तो 1/3 of the goods sold at a profit of 10%, 1/3 गुड्स हमने प्रॉफिट पे बेचा है 10% on cost and half the payment is received in cash। अब देखो 1/3 गुड्स कितना होगा, गुड्स कितने का था हमारा, देखो यहाँ पे इसको अलग से सॉल्व करके देखो। गुड्स हमारा 60,000 का था, तो 60,000 के गुड्स का हाफ कर लो तो ये आ गया 30,000। तो जो 30,000 का स्टॉक था उसको हम लोगों ने 1/3 गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, तो इसको हमने 10% के प्रॉफिट पे बेचा और आधा पैसा मिल गया। तो 10% प्रॉफिट पे बेचेंगे, 10% के प्रॉफिट पे बेचेंगे तो इसका 10% 3,000 आता है। तो हमने इसको सेल किया होगा 33,000 में, ठीक है, 33,000 में हमने सेल किया होगा एंड हाफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। तो सर वन हाफ नहीं है, क्या है, हाफ नहीं है, 1/3 है 60,000 का, हाफ नहीं है। अच्छा 20,000 होगा ये, 1/3 है ये, ठीक है। तो इसका 10% हम बेचेंगे तो 22,000 में हम बेचेंगे इसको। तो 22,000 में जब हम बेचेंगे तो आधा तो हमें कैश में मिल गया और आधा हमारा ये जो है जब हमने इसे बेचा हाफ गुड्स तो हाफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश और आधा नहीं मिला, ये ना। सर ये 33,000 कहाँ से आया? हाँ जी सर ये 33,000 सॉरी 22,000 कहाँ से आया? बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ सर आपकी पॉज हो गई। क्या सर आपकी वीडियो पॉज हो गई। मैं सही कर देता हूँ, वीडियो पॉज है बेटा सब में। यस सर। ठीक है अभी सही कर रहा हूँ। अब बताना अब बताइए बेटा। सर अब सही है, साफ दिख रहा है? यस सर। यस सर, यस सर। ठीक है, मैं ये कह रहा था कि 60,000 का जो गुड्स था ना, बुक वाला कह रहा है कि उसका 1/3 हमने बेचा, तो 1/3 हिस्सा हमने कितना होगा, देखो 60,000 का 1/3 होता है 20,000। तो 20,000 वाले गुड्स को हमने बेचा जिसमें से हमने 10% के प्रॉफिट पे बेचा। तो 20,000 का मैंने 10% निकाला, तो 20,000 का 10% आता है 2,000। तो हमने इसे कितने में बेचा होगा, 2,000 प्रॉफिट कमा के बेचा होगा। तो हमारा कितना हो गया ये 22,000, 22,000। और 22,000 में से आधा पैसा हमें मिल गया है, यानी कि हमें आधा उसका कैश मिल गया और आधा हमें नहीं मिला। इसका मतलब ये क्रेडिट पे हो गया, उधार। और ये अगर आधा उधार हो गया तो ये डेटर बन गया। क्या बन गया, डेटर। तो जैसे ही ये डेटर बनेगा हम एक डेटर का कॉलम खोलेंगे और 11,000 का डेटर का कॉलम हम दिखा देंगे। और देखो मैंने यहाँ डेटर का बनाया नहीं है कॉलम, तो अभी बना लेते हैं। यहाँ पे प्लस कर देते हैं डेटर और प्लस कर देते हैं बिल रिसीवेबल यहाँ पे। तो ये कॉलम हमने यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। तो ये हमारा कॉलम यहाँ पे बन जाएगा, क्लियर है। तो हमारा डेटर 11,000 से आ गया और हमारे को कैश तुरंत मिल गया 11,000 और हमारा सामान कितने का कम हो गया,
20,000 का स्टॉक कम हो गया और 2,000 का हमें प्रॉफिट हो गया। सबको क्लियर है? एक बार फिर समझाऊं अगर किसी को डाउट है तो। सर क्लियर है। ठीक है, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, 20,000 का स्टॉक कम कर रहे हैं क्योंकि हमने 1/3 बेच दिया है और हमने उसे बेचा कितने में, 22,000 में, जबकि हमें आधा पैसा उसका मिल गया है, यानी कि कैश मिल गया है आधा, तो 11,000 हमारा कैश हो जाएगा। और इसी तरह से हमारा जो देनदार है डेटर, उसने आधा पैसा नहीं दिया तो 11,000 से हमारा डेटर बन गया और 2,000 का हमें प्रॉफिट हुआ है तो 2,000 का हमने यहाँ पे प्रॉफिट दिखा दिया। अब आप इस इक्वेशन को एक बार चेक कर लो कि क्या हमारी इक्वेशन मैच कर रही है। अगर मैच कर रही है तो सही है, नहीं तो हमें अपनी मिस्टेक ढूंढनी होगी और पता करना होगा कि कहाँ गलती हुई। ठीक है, तो एक बार इसको प्लस करके सभी स्टूडेंट्स चेक करें कि क्या एसेट और लायबिलिटी सेम आ रहा है। यस सर सेम आ रहा है। ठीक है, तो फिर अच्छी बात है। ये 40,000 यहाँ पे प्लस 0 लगा रहा हूँ मैं, जहां जहां कुछ नहीं। नहीं लिख देता हूँ मैं, कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, ये हमने कर लिया था, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये न्यू इक्वेशन है, दिस इज आवर न्यू इक्वेशन, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ न्यू इक्वेशन। अब थर्ड वाला देखो सभी ध्यान से, थर्ड वाला ट्रांजैक्शन देखो। थर्ड वाले में क्या कह रहे हैं, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन प्रोवाइडेड एट द रेट 10%। कह रहा है मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन दिया 10%, तो डेप्रिसिएशन जो है हमारा खर्चा होता है और मशीन हमारा 10% से कम हो जाएगी। डेप्रिसिएशन किस लिए किया जाता है, मशीन की वैल्यू धीरे धीरे कम होती रहती है तो उसी को दिखाने के लिए किया जाता है। तो हम मशीन को 10% से कम कर देंगे। हमारी मशीन कितनी है, 1 लाख की, तो इसका जब हम 10% निकालेंगे तो 10,000 आएगा, तो 10,000 से ये कम हो जाएगा और क्योंकि ये हमारे लिए लॉस है तो 10,000 से ये भी कम हो जाएगा। बाकी सब में हम 0 दिखा देंगे। ठीक है, बाकी सब में हम 0 दिखा देते हैं, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो इसको हम यहाँ पे लाइन खींच देते हैं और इसका टोटल दिखा देते हैं। यहाँ पे क्या है, ये डेप्रिसिएशन, तो लिख देंगे यहाँ डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। अब ये कितना आ गया, 61,000 प्लस कर लीजिए आप, 1,40,000, 90,000, 50,000, 11,000, 0 है और ये भी हमारा 3,52,000। तो यहाँ तक हमने कर लिया स्टूडेंट्स, ये न्यू इक्वेशन है, न्यू इक्वेशन। ठीक है, अब कोई डाउट है तो मुझे बताइए सभी, कोई बच्चा, थर्ड तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। अब फोर्थ वाला देखो, कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, कौन बताएगा मुझे? हमने कैश विथड्रॉ किया है 10,000 का पर्सनल यूज के लिए। सर कैश कम हो जाएगा। सर कैश कम होगा और कैपिटल कम हो जाएगा। कैश कम हो जाएगा और कैपिटल कम हो जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कैश विथड्रॉन। दस 10,000 से कैश कम हो जाएगा और 10,000 से हमारे कैपिटल कम हो जाएगी। ठीक है, बाकी सब में मैं 0 लगा रहा हूँ जिससे कि यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। तो हमने 10,000 से कैश कम कर दिया, 10,000 से हमने कैपिटल कम कर दिया है और इसका जो भी इफेक्ट आएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। 51,000, 1 लाख। एक बार एक बच्चा इसको ऐड करके देख लेंगे कि क्या मैच कर रहा है। हर बार ये आकर डालनी चाहिए, हर एक न्यू इक्वेशन में हमें ये काम करना चाहिए। सर आपने यहाँ पे ड्राइंग का अलग से नहीं बनाया? बेटा जो भी ड्राइंग्स होता है ना, ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल को कम करा जाता है, तो मैंने कैपिटल में से माइनस किया है। देखो ड्राइंग अपने आप में कैपिटल, ड्राइंग का मतलब होता है आप बिजनेस से पैसा अपने निजी इस्तेमाल के लिए निकाल रहे हो, पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हो। और जब भी आप अपना पैसा पर्सनल यूज के लिए निकालते हो तो उसको ड्राइंग कहते हैं और वो हमेशा कैपिटल को रिड्यूस करता है। तो इसीलिए हमने कैपिटल को रिड्यूस कर दिया है। इज इट क्लियर नाउ? यस सर।
तो ये देखो मैंने कैपिटल को कम कर दिया। अब आपको आपका काम है एक बार इसको टोटल करके देख लेना कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अंडरस्टूड? आगे बढ़ जाते हैं। फिफ्थ ट्रांजैक्शन देखो सभी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज एट द रेट 5%। कह रहा है कि जो आपने ड्राइंग्स लिया था उसके ऊपर 5% का इंटरेस्ट लगा है। अब देखो जब हम कोई पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालते हैं, यानी कि मालिक ने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, तो उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। अब इसका इफेक्ट सोचते हैं कि क्या होगा। देखिए एक तो जब आप ड्राइंग निकालोगे और पर्सनल यूज के लिए, तो उसके ऊपर जब इंटरेस्ट दोगे तो आप अपने ही जेब में से दे रहे हो, यानी कि कैपिटल में से दे रहे हो। तो एक सेंस में देखा जाए तो कैपिटल को नुकसान है, यानी कि उसका कैपिटल कम हो जाएगा। और दूसरी चीज, अगर मान लो आप इसको देते हो तो एक तरह से देखा जाए तो बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है मालिक की तरफ से इंटरेस्ट के तौर पर, तो ये बिजनेस के लिए फायदा है। तो एक तरफ तो कैपिटल में से कम हो रहा है और दूसरी तरफ बिजनेस के लिए इनकम है। तो एक बार तो प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल को बढ़ा देगा, और एक बार बिजनेसमैन ने खुद ही अपने ही कैपिटल में से इंटरेस्ट दिया है तो उसका कैपिटल कम हो जाएगा। तो इसके दो इफेक्ट होंगे, एक बार कैपिटल इंक्रीज होगा और एक बार कैपिटल डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बार प्लस हो जाएगा कैपिटल और एक बार माइनस हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि एक बार बढ़ेगा और एक बार घट जाएगा। किसके ऊपर इंटरेस्ट देना बेटा? ड्राइंग्स के ऊपर। और ड्राइंग्स के ऊपर 10% कितना होगा? ड्राइंग्स कितने की? 10,000 की। तो 10,000 का 10% कितना हो जाएगा? सर 5% है। 5% है। 5 ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5%? बताइए। 500। 500। तो 500 प्लस कर देते हैं और 500 माइनस कर देते हैं। या तो ऐसे लिख लो या प्लस माइनस लिख लो, वो आपकी मर्जी है। प्लस माइनस भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। और इसका बाकी का जो ट्रांजैक्शन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख देता हूं। बाकी सब में 0 लगा दीजिए जैसे कि है। लाइन खींच के इसका टोटल कर दीजिए स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ पे आ रहा है 51,000, यहाँ 1,00,000 आ गया, यहाँ 40,000 आ गया हमारा, यहाँ 90,000, यहाँ पे हमारा 50,000, ये 11,000, ये 0 हो गया, ये हमारा 0 हो गया। और प्लस माइनस होगा तो आपको भी पता है इफेक्ट उतना ही रहना। तो मेरे ख्याल से सब बच्चों को आगे हो गया, न्यू इक्वेशन है हमारी। सर हम इसमें ये बोल सकते हैं कि बिजनेसमैन का नुकसान है, इसलिए कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट हो गया। बिल्कुल, क्योंकि बिजनेसमैन का अपना खुद जेब से भर रहा है, तो वो घर से तो भरेगा नहीं, उसका जो बिजनेस में कैपिटल लगा हुआ वहीं से देगा, ऑब्वियस सी बात है। तो उसका कैपिटल कम हो जाएगा। और इसी तरह से क्योंकि उसने फॉर्म को दिया है, बिजनेस के अंदर पैसा दिया है, तो इससे बिजनेस का इनकम हो जाएगा। तो एक तरफ तो प्रॉफिट बढ़ रहा है और दूसरी तरफ उसका कैपिटल, अपने ही कैपिटल में से वो इंटरेस्ट दे रहा है, तो उसका कैपिटल घट जा रहा है। तो देखा जाए तो एक बार कैपिटल बढ़ गया और एक बार घट गया। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी होता है। ये दो चीज याद रखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में सेम इफेक्ट होगा, एक बार फायदा होगा और एक बार नुकसान होगा। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। अब 6th वाला ट्रांजैक्शन देखिए सभी स्टूडेंट्स। 6th ट्रांजैक्शन कह रहा है गुड्स सोल्ड टू गुप्ता फॉर 10,000 एंड रिसीव्ड द बिल रिसीवेबल फॉर द सेम अमाउंट फॉर 3 मंथ्स। कह रहा है कि इसने गुप्ता को गुड्स बेचा 10,000 में और उसके बदले ना बिल रिसीवेबल मिल गया उसको। ठीक है, मतलब जब इसने गुप्ता को बेचा है इसने, तो इसको बिल रिसीवेबल प्राप्त हो गई है। कितने की? आप देखो यहाँ पे 10,000 की। तो अब क्या इफेक्ट होगा बताएंगे? सर एक तो बिल रिसीवेबल बढ़ेगा और स्टॉक कम हो जाएगा। स्टॉक कम हो जाएगा और बिल रिसीवेबल ना, मैं बता दूं एक बार बिल रिसीवेबल क्या होता है, अभी ये हम टॉपिक पढ़ेंगे। बिल रिसीवेबल जब हम कोई बिजनेस करते हैं और बिजनेस करते समय किसी को हम उधार बेचते हैं,
तो एक डॉक्यूमेंट होता है, एक मतलब आप यूं समझ लीजिए एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ये, जिसके अंदर वो लिख के दे देता है कि मैं 3 महीने या 4 महीने या 5 महीने के बाद आपको पैसा लौटा दूंगा। तो इसको बोलते हैं बिल रिसीवेबल। ये हमारे लिए एसेट हो जाता है और ये इसको हम लोग बैंक में भी ले जाके जमा कर सकते हैं, अपने पास भी रख सकते हैं और 3 महीने के बाद हमें पैसा मिल जाएगा। ठीक है, ये इसका एक चैप्टर है हमारी बुक में, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो वहां हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये समझ लीजिए कि बिल रिसीवेबल एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो दो बिजनेसमैन आपस में करते हैं। और जब भी हम कोई सामान बेचते हैं और सामने वाला पैसा नहीं दे पाता है डेटर, तो रिटर्न में एक बिल रिसीवेबल बना के देता है जिसमें वो प्रॉमिस करता है या वादा करता है कि मैं ये पैसा दे दूंगा, और ये हमारे लिए एसेट बन जाता है और इसको हम कोर्ट से भी निकलवा सकते हैं अगर वो कल को पैसा ना दे। तो इसीलिए मैंने बिल रिसीवेबल पहले ही लिख दिया था, बिल रिसीवेबल हमारे लिए एसेट है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि हमने स्टॉक कितने का बेचा। तो देखो हमने स्टॉक इसमें बेचा है 10,000 का। तो जैसे कि एक बच्चे ने बताया कि सर 10,000 से स्टॉक कम हो जाएगा हमारा, तो ये देखिए ये स्टॉक चला आ रहा है हमारा, तो 10,000 से आप स्टॉक कम कर दो और बिल रिसीवेबल हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे पास बिल रिसीवेबल के पैसे आ गए। बिल रिसीवेबल जैसे ही आती है वो एसेट है हमारे, जब हमें पैसा इसका मिल जाएगा तो बिल रिसीवेबल खत्म हो जाएगा। तो ये हमने कर दिया यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, बिल रिसीवेबल की एंट्री हमने पास कर दी। यहाँ पे लिख दो बिल रिसीवेबल। किसी को कोई डाउट है? सर बिल रिसीवेबल को एग्रीमेंट फॉर श्योरिटी बोल सकते हैं? देखो इसको ना एग्रीमेंट तो नहीं कहते, इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। एक ऐसा कागज जिसके बलबूते पे हम पैसा वसूल सकते हैं, जितना उसने प्रॉमिस किया था उसने, मतलब जितना उसने वादा किया था देने के लिए, वो पैसा हमें 3 महीने के बाद वो लौटाएगा और पक्का लौटाएगा। अगर बाई चांस नहीं लौटाता तो हम उसको कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हैं और वो पैसा उससे मिलेगा ही मिलेगा, पक्की बात है। नाउ इट्स क्लियर यस टू यू सर। एंड दिस इज एसेट फॉर अस। मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगा बिल ऑफ एक्सचेंज, जब हम चैप्टर करेंगे ना, तो उस पे इसका आपको मैं स्पेसिमेन दिखा दूंगा कि किस तरह से दिखाई देती है बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है सर, ये डेटर में नहीं लिख सकते हम बिल रिसीवेबल? तो नहीं बेटा, डेटर नहीं लिखते हैं। जब हमें बिल रिसीवेबल मिल गई तो हमारा डेटर खत्म हो जाता है ना, क्योंकि देनदार की जगह बिल रिसीवेबल एक इंस्ट्रूमेंट है, तो वो इंस्ट्रूमेंट को ही हम एसेट मान लेते हैं। क्लियर है सर अगर वो नहीं दे पाता तो? क्या? सर अगर वो पैसे नहीं दे पाता तो? देखो अगर वो पैसे नहीं देता है तो आपके पास राइट है, आप उस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक नोटरी होता है उसके थ्रू उसको नोटिस भिजवाओगे, और वो अगर तब भी पैसे नहीं देता तो आप इसको कोर्ट में क्लेम कर सकते हो और कोर्ट आपको पैसे दिलवाएगी। मतलब ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। एक बार किसी ने बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया तो दे दिया। जैसे चेक है, देखो चेक में भी तो यही होता है। चेक में हम अमाउंट भर के दे देते हैं, तो अगर मान लो उसका पेमेंट अगर हमारे बैंक में पैसा नहीं है तो हमें करना पड़ेगा कहीं ना कहीं और हमें सजा भी मिलेगी। इसी तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज भी नहीं देने पे इसमें नोटिंग चार्जेस लगते हैं। जो भी फालतू खर्चा होगा सब वही भरेगा जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसने उधार खरीदा था। तो इसीलिए बिल ऑफ एक्सचेंज को देना ही पड़ेगा उसको। सर पर अगर वो उतना अमाउंट नहीं दे पाया तो देना पड़ेगा उतना सर अगर अमाउंट। वो इंसॉल्वेंट ही हो गया तो फिर उसके सारे पैसे चले ही जाएंगे ना? नहीं तो इंस्टॉलमेंट हो गया तो कह रही हो? यस सर। बेटा इंस्टॉलमेंट हो जाएगा तो उसकी घर की कुर्की उर्की होगी और जो भी पैसा वसूल हो पाएगा उसकी प्रॉपर्टी से या उससे वो पहले दिया जाएगा। अगर उसके बाद भी नहीं रिकवर होता है तो ज्यादा नुकसान होगा। सर सारा नहीं है। अगर इंस्टॉलमेंट हो जाता है तो अलग केस है, लेकिन उसके बाद भी कोशिश यही होती है कि सारा पैसा मिल जाए। और ये मत भूलो कि बिल ऑफ एक्सचेंज ज्यादा महीने के लिए नहीं होता है, ज्यादातर 90 डेज के लिए होता है या फिर मतलब 1 साल से कम का होता है। तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपको रिकवर हो जाए। ठीक है, यस सर। तो आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। अब इसको हम लोग एक बार टोटलिंग कर देते हैं।
तो देखो टोटलिंग करोगे तो ये 51,000 आ गया यहाँ पे हमारा, ये हमारा 1 लाख आ गया बेटा, ये 40,000, 90,000, 50,000। सर 40,000 नहीं आएगा, 30,000 आएगा। हाँ ये भी ना बात, वेरी गुड। और यहाँ पे 0 11,000 और यहाँ पे 10,000 0 3,42,000। किसी बच्चे को कहीं डाउट है, एक बार टोटल सही से करके देख लो, टोटलिंग में कई बार गलती हो जाती है, ठीक है। सही है आगे बढ़े, सर सही है। सही है, चलो ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, सबसे लास्ट वाला, रिसीव 10,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट बिल रिसीवेबल ऑन इट्स मैच्योरिटी। देखो अच्छी बात है, बेचारा इंस्टॉलमेंट नहीं हुआ, पूरे पैसे मिल गए, ठीक है। तो देखो बिल, जो बिल रिसीवेबल थी वो पैसे हमें प्राप्त हो गए, तो बिल रिसीवेबल खत्म, बिल रिसीवेबल खत्म हो गई। तो कितना कितना मिला है? 10,000 मिल गया ना। देखो ना यहाँ लिखा हुआ है कि 10,000 बिल रिसीवेबल के पैसे हमें मिल गए। तो मिलते हुए दिखा दो, बिल रिसीवेबल को मिलते हुए दिखाओ, ठीक है। यस सर। सर बिल रिसीवेबल खत्म हो जाएगा और कैश मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। बाकी सब 0 कर दो। और इसको ना एग्जाम में बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि इसमें एक भी गलती हो गई ना तो पूरा का पूरा गलत हो जाता है। अगर ऊपर टोटलिंग में एक जगह भी गलती हो गई तो एक भी आंसर सही नहीं आएगा आपका। इसीलिए हर बार एक बार टोटल कर करके देखते रहना चाहिए, जिससे कि मिस्टेक शुरू में ही पता चल जाए। ये 0 हो गया बिल रिसीवेबल, ध्यान रहे। तो ये हमारा आंसर आ चुके हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। एक बार इसको हम मैच कर सकते हैं। और बुक वाले ने इसको बोला है कि आप देखो इसको मैच कर लो, ठीक है। तो हमारा आंसर एकदम सही है। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए। पूरा कंप्लीट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर नोट कर रहे हो तो अच्छे से नोट कर लो। तो होमवर्क मैं दूंगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 करना है, और 15 अगर आप नहीं कर रहे हो साथ में तो इसको आप करके रखिए। और एग्जाम्पल में जो आपने शुरू में डाउट पूछा उसके अलावा और किसी को डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, तो आज का होमवर्क लिख सकते हो आप। मिटा दूं? सर कैरियज का मतलब क्या होता है? क्या कह रहे हो? कैरियज का मतलब क्या होता है? कैरियज कैरियज का मतलब होता है सामान लाने ले जाने में जो खर्चा लगता है, एक्सपेंस है ये। ओके सर। कैरिज करना सर एक्सपेंस क्या? हाँ, ट्रांजैक्शन एक्सपेंस है, एक जगह से दूसरी जगह ले आने में ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। अब दो तरह का होता है कैरेज, एक कैरेज इनवर्ड होता है, एक कैरेज आउटवर्ड होता है। कैरेज इनवर्ड का मतलब है डायरेक्ट खर्चा, जब आप अपने दुकान पे लाते हो फैक्ट्री से सामान, और जब आप कस्टमर को बेचते हो तो कैरेज आउटवर्ड, दोनों खर्चे। कैरेज इनवर्ड मालिक देता है, कैरेज आउटवर्ड कस्टमर की जेब से काटा जाता है। होमवर्क लिख लेते हैं। होमवर्क है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16, लिख लीजिए। होमवर्क दो ही क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, ठीक है। अगली बार हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें हम फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो अब इतना टाइम नहीं लगेगा, अब फॉर्मूला लगा के हम जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे मैथमेटिकल, ठीक है। और रियल लाइफ में ना अकाउंटिंग इक्वेशन होती नहीं है, आज की डेट में अकाउंटिंग इक्वेशन कोई कंपनी नहीं करती, कोई बिजनेस नहीं करती।
लेकिन हमें सीखने के लिए हमने पढ़ लिया, पहले के जमाने में ये यूज होता था, आजकल इसको कोई यूज नहीं करता क्योंकि इतनी सारी ट्रांजैक्शन होती है। अभी देखो 7 ट्रांजैक्शन में पूरा बोर्ड भर गया। इमेजिन करो किसी बिजनेस में अगर 50 ट्रांजैक्शन होती तो क्या हम कर पाते इसको नोटबुक में? नहीं कर पाते। तो इसीलिए इसको हम जर्नल एंट्री से आजकल सॉल्व करते हैं। लेकिन फिर भी हमने सीखने के लिए कि क्या इफेक्ट हुआ, क्या आया, क्या गया, इससे काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं और मिलते हैं बिजनेस वाली क्लास में। और कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड में डिफरेंस और बता दो। देखो बेटा, कैरेज इनवर्ड का मतलब है जब आप कोई सामान खरीद, जैसे मान लो आपने एक बिजनेस शुरू किया, सपोज करो एक बहुत बड़ा स्टोर रूम है और आपने दुकान है इलेक्ट्रॉनिक्स की और सब बेचती हो आप बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, तो आप खरीद के लाती हो ना कंपनी से, तो खरीद के लाओगी तो उसका जो व्हीकल का जो खर्चा होगा ट्रक में या कहीं भी लोड करके लाओगे, मान लो आप फ्रिज बेच रहे हो, टीवी बेच रहे हो, वॉशिंग मशीन बेच रहे हो, तो ये सब आप लोड करके लाओगे ट्रक से, तो ये खर्चा जो लगेगा लाने का दुकान तक वो आपको भरना पड़ेगा, उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। और जब आप उसको बेचोगे कस्टमर को, तो जो खर्चा उनका वहां घर तक पहुंचाने का होगा वो खर्चा लगेगा कैरेज आउटवर्ड। क्लियर है? यस सर। दोनों एक्सपेंस है, कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, लेकिन ये दोनों खर्चे हैं। यस सर। ठीक है बेटा, और कुछ? नो No, सर। ठीक है, तो लीव करते हैं और ये क्वेश्चन करके रखना, और कोई भी डाउट होता है तो डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। लीव कर सकते हो।